मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है कैलस कल्चर। कैलस होता क्या है? कैलस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है जो कि किसी भी सेल के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात बनता है और इसका उपयोग जो है कल्चर में किया जाता है। कैलस को एक्सप्लांट के द्वारा भी डेवलप किया जा सकता है। इसके अंदर जो सेल्स है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, और जैसे ही इसे कल्चर किया जाता है उसके पश्चात ये ऑर्गेनोजेनेसिस या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा डिफरेंशिएट जो है वो हो सकती है। कैलस को बनाने के लिए हमें मेनली ऑक्सीन्स और जो साइटोकाइनिन है उनकी आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीन की अधिकता है तो जो कैलस है उसके अंदर रूट का इनिशिएशन होगा, और अगर साइटोकाइनिन की अधिकता है तो शूट का जो है वो फॉर्मेशन होगा। जो कैलस है उसे जब कल्चर किया जाता है तो जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो उसके लिए अलग जो है कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले जो मीडियम है वो लगभग कंज्यूम कर लिया गया वो होता है। और मेनली जो कैलस है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम सोमोक्लोनल जो वेरिएशंस है उसको कॉज कर सकते हैं। कैलस कल्चर क्या चीज़ है कि जब हम अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स जिसे कि कैलस कहा जाता है, अगर हम इसे अगार मीडियम के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं और जैसे ही जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो ख़त्म होता है तो सब कल्चर किया जाता है, और 3 से 5 वीक के अंदर जैसे ही कैलस ग्रोथ करना शुरू होता है और जो शुरुआती न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका लगभग जो है डिप्लीटेशन हो जाता है या फिर जो मीडियम है वो ड्राई हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर जो है कैलस को नए मीडियम की आवश्यकता होती है, और कैलस को किसी भी टेस्ट ट्यूब या फिर जो फ्लास्क है उनके अंदर अगर हम तैयार कर रहे हैं, यानी इन विट्रो कंडीशन के अंदर अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या है, कैलस कहलाएगा या कैलस कल्चर कहलाएगा। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम कैलस को इंड्यूस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट मीडिया की। तो हमें कैलस इंडक्शन को शुरू करने से पहले न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रिपेयर करना पड़ता है, और जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसके अंदर मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, और कुछ सॉल्ट है और विटामिन्स हैं। विटामिन बी 5 है उसको काम में लिया जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। इन सब से मिलकर के न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन किया जाता है, और जो प्रिपेयर्ड मीडिया है जैसे मोरासिके और स्कूब का जो मीडियम है वो काम में ले लिया जाता है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट, कि जिस किसी एक्सप्लांट को हम कैलस प्रोडक्शन के लिए काम में लेंगे तो उस जो एक्सप्लांट है उसका हमें सीरियली सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना होगा। सबसे पहले इसे हम सिंपल जो वाटर है, टैप वाटर जो है उससे हम इसे स्टेरिलाइज करेंगे। देन एल्कोहल से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, मरकरी क्लोराइड से, इन सब मेथड से जो है सरफेस स्टेरिलाइजेशन हम कर लेते हैं। इनोकुलेशन ऑफ द एक्सप्लांट आफ्टर सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जो एक्सप्लांट है उसे हम ग्रोथ मीडियम जिसे कि अलग अलग वेसल्स के अंदर डाला हुआ है उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन है और इनोकुलेशन ऑफ द एक्सप्लांट है, ये दोनों की दोनों जो प्रोसीजर है वो हम लेमिनार एयर फ्लो जो है उस चैम्बर के अंदर ये दोनों की दोनों जो है वो क्रियाएं करते हैं। Incubation or growing the culture or callus induction in plant tissue culture room at optimum, यानी जब हम इनोकुलेशन कर चुके होते हैं उसके बाद जो कैलस कल्चर के लिए हमने एक्सप्लांट लिया है उसे हम इंक्यूबेट करते हैं। और इंक्यूबेट करने के लिए हमें क्या करते हैं मेनली कि जो कल्चर चैम्बर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी को और
फोटो पीरियड को और लाइट इंटेंसिटी को हम मेंटेन करते हैं। जैसे एक्सप्लांट से कैलस फॉर्मेशन होने के लिए जो फोटो पीरियड है, यानी जो प्रकाश है, वो दिन के समय 16 आवर चाहिए और नाइट के समय 8 आवर के लिए चाहिए होता है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50 से 60% होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है यानी वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। रेगुलर सबकल्चर ऑफ द एक्स प्लांट लीडिंग टू जनरेशन ऑफ द प्लांटलेट्स। जैसे ही कैलस के अंदर शुरुआती जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो कंज्यूम हो जाता है, और अब जो है कैलस अपनी ग्रोथ को रोक सकता है, उससे बचाने के लिए रेगुलर सबकल्चर यानी जो नया मीडियम है उसके अंदर उस कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कैलस के अंदर जो है रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी वहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकता है। एक्लिमेटाइजेशन ऑफ द प्लांटलेट, कि जैसे ही रीजनरेशन हुआ तो जो नया प्लांटलेट होगा वो एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे एक्लिमेटाइज किया जाता है, कि उसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है, कि कुछ टाइम उसे लाइट के कांटेक्ट में, कुछ समय उसे जो है डिम लाइट के कांटेक्ट में, इस तरह से उसे एक्लेमेटाइज कर लिया जाता है। कैलस मल्टीप्लिकेशन, कैलस बनाने का हमारा मेन जो उद्देश्य है वो क्या हो सकता है, कि भी कैलस का फॉर्मेशन हमें क्यों करवाना है, तो इसलिए कैलस को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे अगर मान लो हमें सस्पेंशन कल्चर कराना है या फिर नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन करवाना है, तो हम कैलस का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्या प्रोटोकॉल होता है कैलस इंडक्शन के लिए? तो अगर हमने एज ए एक्सप्लांट हमने सीड्स को लिया है, तो सबसे पहले हमने सीड्स को स्टेराइल कर लिया डिस्टिल वाटर से, फिर 2 मिनट के लिए 70% एल्कोहल के से, फिर वापस डिस्टिल वाटर से, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और देन उसके बाद में वापस जो है वो डिस्टिल वाटर से, फिर मरकरी क्लोराइड से 0.1% मरकरी क्लोराइड से, और वापस से स्टेराइल जो है डिस्टिल वाटर से, देन जो सरफेस स्टेलाइज्ड राइस सीड्स है उन्हें क्या करते हैं, कैलस जो इंडक्शन मीडियम है उसके अंदर इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी इनोकुलेशन कर दिया जाता है, फिर इंक्यूबेट कर दिया जाता है पेट्रोडिसिस को 21 डेज के लिए डार्कनेस के अंदर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। उसके बाद में जो कैलस बन गया है उसका सब कल्चर करवाते हैं, और रेगुलर इंटरवल पे 2 वीक के अंदर। स्टेजेज ऑफ द कैलस कल्चर, कैलस कल्चर की जो स्टेजेस हैं वो है इंडक्शन, प्रोलिफरेटिव स्टेज और मॉर्फोजेनेसिस। जो कैलस का इंडक्शन है उस वक्त होता क्या है कि जो एक्सप्लांट है वो काफ़ी एक्टिव होता है, और उस वक्त जो एक्सप्लांट है वो सेल डिवीज़न के लिए भी तैयार रहता है। उस जो मेनली जो इंडक्शन है वो एक्सप्लांट की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और जो कल्चर की कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके पश्चात जो कैलस है वो प्रोलिफरेटिव स्टेज यानी रैपिड सेल डिवीज़न की जो स्टेज है उसके अंदर कन्वर्ट होता है या प्रवेश करता है, कि सेल डिवीज़न से पहले जो एक्सप्लांट है उसमें जो इंडक्शन की वजह से जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं कि वो वापस से जो है मॉडिफाई हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, यानी उनके अंदर जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो सेल डिवीजन की जो फेज है वो ज़्यादा लंबी होती है, और इसे जो है थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है। और मॉर्फोजेनेसिस, कि सेल डिवीजन के पश्चात जो अगली स्टेज आती है उसके अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स का जो मास है जिसे कि कैलस कहा था उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है। और ऑर्गेनोजेनेसिस यानी इसके अंदर कौन कौन सी सॉरी जो मॉर्फोजेनेसिस है उसके अंदर डिफरेंशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली प्रोसेस्ड, जो कि रीजन प्लांट रीजनरेशन होता है इसके अंदर सोमेटिक सेल्स के द्वारा।
कैलस इंडक्शन कि किस तरह से कैलस इंडक्शन है वो दिखाया गया है। और ये इनिशिएशन ऑफ कैलस इंडक्शन है जिसके अंदर हमने एक्सप्लांट को लिया, इसके अंदर हमने कैलस कल्चर कराया और कल्चर कराने के लिए जो मीडियम है वो हमने अगार मीडियम लिया। जो अगार मीडियम है वो मेनली कैलस कल्चर के लिए काम में लिया जाता है। सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए हम अगार मीडियम को काम में नहीं लेते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज थी वो थी सेल कैलस इंडक्शन फेज। अब आता है सेल डिवीजन कि किस किस तरह से डिवीजन होगा वो इसके अंदर दिखाया गया है। डिफरेंशिएशन यानी जैसे ही कैलस का फॉर्मेशन हो गया, अब उसके अंदर जो सेल सबसे पहले डिफरेंशिएट थी जैसे कि कॉलिन काइमा, पेरेन काइमा, इन सब के अंदर, और सबसे पहले जैसे परमानेंट टिश्यूज थे और परमानेंट टिश्यूज से वापस से जो है डिफरेंशिएट हुए और उसके द्वारा उन्होंने अलग अलग टिश्यूज के अंदर फॉर्मेशन कर लिया। अब जो अगली स्टेज आती है वो है डिफरेंशिएशन। इसके अंदर मेनली हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। किस तरह से एक कैलस के ऑर्गेनोजेनेसिस को दिखाया गया है कि इसके अंदर शूट का रीजनरेशन हो रहा है, रूट फॉर्मेशन हो रही है और प्राइमरी हार्डनिंग यानी जो न्यूली बोर्न जो प्लांट है उसे एक्लेमेटाइज कराया जा रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर होगा क्या कि जो कैलस है उसके अंदर शूटिंग हो जाएगी, रूटिंग हो जाएगी, शूटिंग से शूट फॉर्मेशन हो जाएगा और रूटिंग से रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे, और इन दोनों से जो है वो होल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला स्टेप आता है जैसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के पश्चात सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर है कि जैसे हमने कैलस कल्चर कराने के लिए हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया और वो भी हमने किसी लीफ का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया या फिर हमने जो स्टेम है उसकी पिथ सेल्स को लिया और उसके पश्चात अब उसके अंदर जो है कैलस का जैसे फॉर्मेशन हो रहा है यानी जब डिवीजन हो रहा है तो सोमेटिक एम्ब्रियो किस तरह से बन जाता है कि सबसे पहले जो अर्ली प्रो एम्ब्रियो है, देन जो कैलस बन रहा है तो वो कैसा होगा, उसके अंदर जो और एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो किन किन स्टेजेस से जो है वो एम्ब्रियो बनता है। तो ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, टॉर्पिडो शेप स्टेज और देन कॉटिलिडनरी जो फेज आती है उसके द्वारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। सब कल्चर, सब कल्चर किस लिए कराया जाएगा, तो ये है कि जैसे ही कैलस का फॉर्मेशन हो गया है तो अब जो मीडियम था उसे यूज कर लिया जाता है। अब जब वो यूज हो गया तो उस स्थिति के अंदर अब आगे जो है कैलस के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए जो है उस कैलस को वहाँ पहले जो मीडियम हमने यूज लिया था या जो वेसल्स थे वहां से हटा करके दूसरी जो ट्यूब्स या जो वेसल्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर कर देंगे जहां पर फ्रेश मीडियम जो है वो डाला हुआ है। और अगर हमने सस्पेंशन कल्चर करवाया है तो सब कल्चर जो है वो थर्ड डे से 14 डेज के बीच में हमें ज़रूरत होती है। थैंक यू।